नमस्कार। आज का हमारा ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में पिछली वीडियो तक हम लोग कमलेश एक नया चैप्टर पढ़े थे क्षितिज का। क्षितिज का चैप्टर था मानवीय करुणा की दिव्य चमक और उसके लेखक थे सक्सेना जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। पिछले वीडियो में वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जो कृतिका से होगा। कृतिका का पहला चैप्टर था माता का आंचल, जिसे हम लोगों ने पढ़ा था। और आज एक हास्य व्यंग से पूर्ण स्टोरी है, कहानी है, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। इस कहानी का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक में कमलेश्वर जी ने ब्रिटिश समय की बातों को बताया है और स्वतंत्रता के बाद भारत में सरकारी दफ्तरों की स्थिति को बयान किया है। तो वो हमको ये बताएंगे कि सरकारी दफ्तरों में किस प्रकार से कार्य किया जाता है और उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कमलेश्वर जी के बारे में थोड़ा समझेंगे। अपने लेखक कमलेश्वर जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म 6 जनवरी 1932 में हुआ था और हिंदी लेखन में कमलेश्वर जी 20वीं शताब्दी के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म की पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। फिल्मों में भी इन्होंने अपनी कहानियां लिखी। टीवी सीरियल में भी इन्होंने अपना कहानी लिख करके और संवाद लेखन का कार्य किया था। कमलेश्वर का लेखन केवल गंभीर साहित्य से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि लेखन के कई तरह के और कई ढंग के लेख इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए। उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान हो या फिर राजनीति का एक चेहरा दिखाती फिल्म आंधी नाम से फिल्म भी बनी थी और राजनीति के नाम से भी फिल्म बनाई हुई। इसकी पटकथा और इसकी कहानी को कमलेश्वर जी ने ही लिखा था। राजनीति तो अभी लेटेस्ट बनी है, अब के नए हीरो वगैरह हैं। आंधी काफी पुरानी पिक्चर है। कमलेश्वर जी का नाम एक मानक के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने मुंबई में टीवी सीरियलों और टीवी पत्रकारिता के लिए भी काम किया। कामगार विश्व नाम का एक कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होता था, जिसमें गरीब मजदूरों की पीड़ा, उनकी दुनिया और उनकी आवाज को दबाए जाने का तरह तरह का प्रयास होता था। उस कामगार विश्व में कमलेश्वर जी ने गरीबों की आवाज को ऊपर उठाने और उनकी पीड़ा को दिखाने का प्रयास किया। कमलेश्वर की अनेक कहानियों का उर्दू और दूसरी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। कमलेश्वर जी का जन्म मैनपुरी जिले में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में ही है। बाद में वो मैनपुरी से इलाहाबाद आ गए और प्रयागराज विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में MA किया। उन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी। उनके उपन्यासों से फिल्म भी बनी। आंधी, मौसम, ये दोनों फिल्म के नाम है। आंधी भी फिल्म बनी, मौसम भी फिल्म बना। सारा आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल से सीरियल बना था। सौतन, लैला, राम बलराम की पटकथाएं उनकी कलम की लिखी हुई थी। ये सभी सीरियल या फिल्म के नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लोकप्रिय टीवी सीरियल जिसके विषय में आप जानते होंगे, चंद्रकांता की पटकथा भी कमलेश्वर जी ने लिखी। इसके अलावा दर्पण और एक कहानी जैसे धारावाहिकों की पटकथा भी कमलेश्वर जी ने ही लिखी थी। एक कहानी और दर्पण, ये भी टीवी सीरियल थे और ये टीवी के धारावाहिक के रूप में प्रसारित होते थे। इनकी पटकथा और कहानियां भी कमलेश्वर जी ने ही लिखी थी। उन्होंने कई वृत्तचित्र और कार्यक्रमों का निर्देशन भी किया था। 1995 कमलेश्वर जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर 2003 में कितने पाकिस्तान के उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख
प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। इन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाए, यानी दूरदर्शन के महानिदेशक के पद पर भी ये रहे। कमलेश्वर ने अपने 75 वर्षों के जीवन में 12 उपन्यास, 17 कहानियों का संग्रह और करीबन 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी। इन्होंने 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी, तो आप ये मान सकते हैं कि इन्होंने कितना समय साहित्य में दिया होगा। इनके प्रमुख उपन्यासों में प्रमुख एक सड़क, सत्ताहीन गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी तमाम है। पटकथाओं में इन्होंने सौतन की बेटी लैला, यह देश, रंग बिरंगी सौतन, साजन की सहेली, राम बलराम, मौसम, आंधी जैसी फिल्मों और सीरियलों की पटकथाएं भी लिखी। उसके बाद उन्होंने विहान पत्रिका आज भी निकलती है, नई कहानी पत्रिका, सारिका महिलाओं की पत्रिका, कथा यात्रा पत्रिका, इंगित पत्रकारिता, गंगा पत्रिका, श्री वर्षा पत्रिका, इन सब में अपने लेख और संपादन किया। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, इन दोनों में इनके स्तंभ छपा करते थे, तो वो स्तंभ लेखन था इनका। राजा निर्भया, मांस का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागमणि, ये सब इनकी कहानियों के नाम थे। अधूरी आवाज, रेत पर लिखे नाम, हिंदुस्तान हमारा, ये सब इनकी कहानियां और नाटक थे। कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक आँख को जो दिया है, एक ये हास्य व्यंग्यपूर्ण इस कहानी है। इसमें ये बताया गया है कि सरकारी तंत्र में लोग किस तरह से लापरवाही से कार्य करते हैं और किस तरह से अपने कार्यों को दूसरों पर डालते हैं। कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करना चाहता, सरकारी तंत्र में ये बात सबसे ज्यादा प्रकट होती है। एक व्यक्ति अपने कार्यों को दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर करता रहता है। ये बात कमलेश्वर जी ने इस कहानी में बड़े विस्तार से बताई है। तो अब हम लोग इस कहानी को एक एक लाइन कर देखेंगे। आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत अच्छी और बहुत ही व्यंग्यपूर्ण और सीख देने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यह है पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। इसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, मैंने आपको बताया है। तो कमलेश्वर जी ने अनेकों उपन्यास इत्यादि लिखे हैं, फिल्मों में पटकथाएं इत्यादि लिखी, ये बातें हम लोग कर चुके हैं। तो ये कहानी जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर जी की एक कॉमेडी यानी हास्य व्यंग्य वाली कहानी है, जो सरकारी तंत्र पर व्यंग की गई है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कहानी में कमलेश्वर जी ने क्या लिखा है। तो चलिए देखते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। लेखक कहानी का प्लॉट बता रहे हैं, बैकग्राउंड बता रहे हैं कि यह उस समय की घटना है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इंग्लैंड की जो महारानी है उनका नाम हमेशा एलिजाबेथ ही रहता है, फर्स्ट सेकंड ऐसे करके रहता है। करें यह बात जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, मैं का मतलब होता है युक्त, मैं का मतलब युक्त होता है, और मैं का मतलब शराब भी होती है, मदिरा भी होता है। इसीलिए जहाँ शराब मिलती है उसको मैं खाना बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं से मतलब है युक्त। ये अनेकार्थी शब्द है। इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। स्थान और भाव के अनुसार इसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ पर मैं का अर्थ युक्त से है, यानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, पधारने वाली थी, यानी आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। चारों तरफ अखबारों में एलिजाबेथ की चर्चा हो रही थी कि एलिजाबेथ इंडिया में आने वाली हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब कोई ख़ास व्यक्ति, ख़ास मेहमान हमारे यहाँ आता है तो न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया, टीवी तक चारों तरफ उस व्यक्ति की ही चर्चा होती रहती है। उसकी विशेषताएं, उसके गुण, उसकी उपलब्धियां, उसके परिवार इत्यादि के बारे में हमें
लगातार बताया जाता है, जिससे हम उसके महत्व को समझ सकें और उसके आने के उद्देश्य को समझ सकें और उसका उचित सम्मान कर पाएँ। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, अखबारों में चारों तरफ एलिज़ाबेथ की चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। ये महारानी एलिज़ाबेथ का दौरा था, वो इंडिया आ रही थी, तो ये एक शाही दौरा था, यानी शासक के द्वारा किया जाने वाला ऐसा दौरा था जिसको आप देख सकते हैं। तो एलिज़ाबेथ अखबारों में आ रही थी और लंदन के अखबारों में ये चीज़ें छपती थीं और लंदन के अखबारों से छन छन करके इंडिया के अखबारों में भी आती थी। लोग, वहाँ के अखबारों को पढ़ने वाले लोग यहाँ तक ये बातें पहुँचा रहे थे। रानी एलिज़ाबेथ के दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल सब एक था, नेपाल बस अलग था, परंतु हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था। तो दर्जी परेशान था, एलिज़ाबेथ का पर्सनल जो दर्जी था वो परेशान था कि हिंदुस्तान में महारानी क्या पहनेंगी और जब वो पाकिस्तान जाएंगी तब क्या पहनेंगी, और जब वो नेपाल के दौरे पर रानी होंगी तब क्या वो पहनेंगी। इस बात को उनकी ड्रेस डिज़ाइनर इसलिए परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी शान और शौकत में बट्टा लग जाए और मैं इसमें फंस जाऊं। इसलिए वो लगातार इस बात से परेशान था कि अच्छी से अच्छी पोशाक बनाई जाए जिसे महारानी पहन करके महारानी की प्रतिभा को निखारें। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। जब क्या होता है कि जब बहुत बड़ा आदमी या बहुत बड़ा नेता, मंत्री या किसी देश का विजिटर आता है तो उसका जो सेक्रेटरी होता है वो सेक्रेटरी कम जासूस अधिक होता है। कहने का मतलब ये है कि वो पहले, उनके आने से पहले एक बार जिस देश में वो जाने वाले होते हैं उस देश का दौरा करता। तूफ़ानी दौरा यानी अचानक आएगा और सारी तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था सब देखेगा और उनके अनुकूल नहीं होने पर वो उनको राय देता है जिस देश में जा रहा है कि आप इसको ऐसे ऐसे करिए। तो उसी के आधार पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था और की तैयारियां की जाती हैं। तो महारानी के आने से पहले उनका सेक्रेटरी इंडिया में आने वाला था और आ करके सारी तैयारियों का जायज़ा लेने वाला था कि क्या तैयारियां महारानी की स्टेटस के अनुसार हुई हैं, उनकी सुरक्षा की कोई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी सुरक्षा में कोई कमी तो नहीं रह गई है। इन सारी चीज़ों को उनको चेक करना था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। लेखक कह रहे हैं रानी एलिज़ाबेथ का इंडिया में आना कोई मजाक की बात नहीं थी, एक बहुत बड़ी बात थी और इंडिया वालों के लिए शायद सम्मान की बात थी। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। पहले एक पुराने समय में क्या होता था कि जब राजा निकलता था, राजा या रानी अपने महल से निकलते थे तो निकलने से पहले वो पूरी पब्लिक को यानी जनता को सूचित करते थे। जनता को सूचित करते थे कि आज राजा का दौरा होगा। तो जनता जो थी वो उनके स्वागत के लिए सड़क पर आ जाती थी और राजा सैनिक, हाथी, घोड़े, तमाम तरह के साजो सामान के साथ बाहर निकलता था ताकि जनता पर उसका रौब जम सके। लेखक बता रहे हैं कि ये ज़माना नया था और इस नए ज़माने में इतनी भारी भरकम फौज इत्यादि लेकर चलने का समय नहीं था। अब लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे और ना ही डरते थे। अंग्रेज़ों ने इस तरह से शासन कर लिया था कि अब अंग्रेज़ों के अधीन होने के बाद कोई भी व्यक्ति अंग्रेज़ों का इतना अधिक सम्मान नहीं करता था। परंतु राजनीतिक दौरा होने की वजह से सरकार ये चाहती थी कि किसी भी प्रकार का अपमान जैसा व्यवहार ना किया जाए और अच्छे से अच्छा व्यवहार करके हम उनका सम्मान बढ़ाएं। इसलिए सरकार भी इस काम में लगी हुई थी। इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने के लिए मीडिया का, पत्रकारिता का सहारा लिया जाता है आज के समय में।
रैलियां होती हैं, करोड़ों की आबादी है, क्या सभी लोग जाते हैं? नहीं। उस समय भी लगभग ये माहौल बन चुका था। लोग सभा स्थल, स्वागत स्थल पर बहुत कम जाने लगे थे, तो उन तक महारानी की सूचना को पहुंचाने के लिए फोटोग्राफरों की एक पूरी भीड़, एक पूरी फौज तैयार की गई थी। वो फोटोग्राफी के माध्यम से लोगों तक इस सूचना को पहुंचाने वाले थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थीं। जो इंग्लैंड में अखबार निकलते थे और उसमें महारानी की जो तैयारियां निकलती थी, उस बात को हिंदुस्तानी अखबार उस कटिंग को जैसे का तैसा चिपका दिया करते थे, यानी छाप दिया करते थे, जिससे यहाँ के लोगों को भी रानी के आने की तैयारी का अनुमान और अंदाज़ा लग रहा था। रानी ने एक ऐसा, और सूचनाओं में क्या छपता था कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। लेखक कह रहे हैं कि खबर छपी इंग्लैंड के अखबार में कि रानी ने एक हल्के नीले रंग का बहुत बेहतरीन सूट बनवाया है और वह रेशमी कपड़ों का है। और सबसे मज़े की बात, अच्छी बात यह है कि वो रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से ही मंगाया गया है ताकि हिंदुस्तान की भावनाओं का सम्मान हो सके। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। लेखक बता रहे हैं कि पेपर में खबर छपी थी कि 400 पाउंड उस सूट पर खर्च किया गया है, महारानी के उस हल्के नीले रंग के सूट पर। रानी एलिज़ाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। रानी एलिज़ाबेथ की जन्म स्थान, जन्म के बाद की उनकी शिक्षा, दीक्षा, यानी सब कुछ, उनके अब तक के जीवन की घटनाओं को छापा गया। प्रिंस फिलिप एलिज़ाबेथ के पति थे। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। एलिज़ाबेथ के हस्बैंड, पति प्रिंस फिलिप के भी बातें छपे, उनके कारनामे छपे। लेखक कह रहा कारनामे छपे, यानी उनकी अच्छी और बुरी दोनों ही बातों को अखबार में छापा गया। बड़ी धूम थी। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। इतना ही नहीं, एलिज़ाबेथ के जो अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड थे, बावर्ची यानी जो सैफ था, जो उनके नौकर थे, खानसामा यानी बावर्ची था, उन सब के बारे में भी अखबारों में छपा। क्योंकि रानी एलिज़ाबेथ महान महिला थी और इंग्लैंड की महारानी थी, तो उनके सारे नौकर चाकर भी विशेष योग्यता वाले ही रहे होंगे और रहते थे, इसलिए उनकी भी तस्वीरें और उनकी योग्यता और उनके कारनामे भी छापे गए। और लेखक बता रहे हैं कि इतना ही तो था ही, इसके आगे क्या हुआ। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। लेखक बता रहे हैं कि इतना तो था ही, इससे भी आगे बढ़ गया मीडिया और उसने शाही महल में रहने वाले कुत्ते जो रानी एलिज़ाबेथ के साथ इंडिया आ रहे थे, उनकी तस्वीरें भी छापी गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। लेखक कह रहे हैं चारों तरफ बहुत धूम धड़ाका था। रानी एलिज़ाबेथ के आने का चारों तरफ शंखनाद हो रहा था। शंखनाद इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, यानी कार्यक्रम, प्रोग्राम, तैयारी इंग्लैंड में हो रही थी और उस सब की खबर छन छन के इंडिया में आ रही थी। लेखक ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जब कोई अतिथि आता है तो हम उसका कैसे सम्मानजनक तरीके से उसका स्वागत करते हैं। उसके स्वागत में हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी जो उक्ति है, अतिथि देवो भव, हमारी ये उक्ति हमेशा सफल और सजग रहे। रानी एलिज़ाबेथ की तैयारी में भी इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा गया है और इस बात को देखा जा रहा है कि कहीं रानी एलिज़ाबेथ की तैयारी में, स्वागत की तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। ये व्यंग्यपूर्ण एक कहानी है जो कमलेश्वर जी ने लिखी है। ये धीरे धीरे आपको उस व्यंग्य की तरफ ले जाएगी जो व्यक्ति सरकारी महकमे में रहते हुए करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल इतना देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे की कहानी को देखेंगे। तो
तब तक के लिए हम लोग अब फिर अगले वीडियो तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं और फिर